नमस्कार, मैं विनोद कुमार वर्मा, अतिथि शिक्षक हिंदी शासकीय रानी अवंतीबाई ज्योति महाविद्यालय घुमका। कोरोना के वैश्विक प्रभाव के कारण जो है शिक्षण व्यवस्था जो है आपके ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस और जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाना है। तो इस संबंध में मैं द्वितीय सेमेस्टर हिंदी के 7म प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य द्वितीय के कवि नागार्जुन जी के महत्वपूर्ण कविताओं का रचनाओं का जो है व्याख्या करके आपको बताऊंगा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो नागार्जुन जी के बारे में सर्वप्रथम हम बात करते हैं तो कविवर नागार्जुन जी को जो है हिंदी साहित्य में हमारे जन्मवादी कवि के तौर पर जाना जाता है। और जन्मवादी कवि के तौर पर साथ साथ इन्होंने समाज सुधार की ओर भी बहुत सारे कार्य किए हैं और इनकी कविताओं में ये जो जितनी भी विशेषताएं हैं स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती हैं। अगर इनकी कविताओं की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कविताओं में बहुत सारी कविताएं आती हैं। शासन की बंदूक है, अकाल और उसके बाद है, सिंदूर तिल का ढाल है और बादल को गिरते देखा। ये सब चीज़ रचनाएँ जो हैं इनके काव्यों में हमको देखने को मिलता है। तो इन कविताओं में इन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है जनवादी दृष्टिकोण और संपूर्ण समाज के प्रति जो इनका भाव है उसको जो है इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से केंद्रित किया। तो आज हम नागार्जुन जी की कविता अकाल और उसके बाद की व्याख्या करते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अकाल और उसके बाद। सर्वप्रथम इस कविता के बारे में आपको मैं 2-4 चीज़ बता देता हूँ। कविवर नागार्जुन जी ने ये कविता जो है 2 पहलुओं में 2 चरणों में लिखी है। सबसे पहला चरण आता है अकाल। जब एक वैश्विक अकाल आ जाता है एक समाज के ऊपर, एक गृहस्थ जीवन के ऊपर, एक सामान्य घर के ऊपर, तो अकाल में जो स्थिति होती है उस स्थिति का वर्णन जो है प्रथम खंड में किया गया है। प्रथम चरण में जो है उसका वर्णन किया है कविवर नागार्जुन जी ने। और द्वितीय बात जो है जब अकाल और उसके बाद मतलब जब अकाल जाता है और उसके बाद की जो एक खुशियों की लहर जो झूमकर बाहरों की तरह उठकर आ जाती है और अकाल जैसे समाप्त हो जाता है, उसका वर्णन कवि ने द्वितीय चरण में किया है। तो सबसे प्रथम चरण की ओर बढ़ते हैं, अकाल की ओर। तो उसमें जो है पंक्ति के माध्यम से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो एक गृहस्थ जीवन की ओर एक बहुत प्रतीकात्मक रचना है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इसमें बताया है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कविवर नागार्जुन जी ने कई बिंबों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। जब अकाल की स्थिति आती है तो एक घर में और एक गृहस्थ जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन इन्होंने किया है। तो अकाल की स्थिति निर्मित होती है तो चारों तरफ से भोजन की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता। उस स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है। तो उस स्थिति में जब अकाल की स्थिति रहती, घर में अनाज का एक दाना नहीं रहता, अन्न का एक दाना नहीं रहता, तो इस स्थिति में जो है चूल्हे की जो शोभा होती है, चूल्हा हमारा प्रतीक है भोजन बनाने का, और हम जो है उस चूल्हे में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो अकाल की स्थिति में फसलों का उत्पादन तो हो नहीं पाता, अन्न का सृजन तो हो नहीं पाता। तो जब अन्न का सृजन नहीं हो पाता तो जो है उस अन्न के एवज में भी जो अन्न के न होने से भी जो है उस अकाल की स्थिति में, दयनीय स्थिति में जो है चूल्हा रोने लगता है कि जो जिस चीज़ के लिए मैं जाना जाता हूँ, भोजन बनाने के लिए मैं जाना जाता हूँ, आज वो सौभाग्य मुझे क्या नहीं हो पा रहा है, प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, घर में हम कई पालतू जानवरों को पाल के रखते हैं, कुत्ते को पाल के रखते हैं, तो उन पशुओं को ये याद रहता है कि हमें भोजन कहाँ प्राप्त हो सकता है, उस चूल्हे के पास ही प्राप्त हो सकता है। परंतु अकाल की स्थिति में होता क्या है, अकाल की स्थिति में वो चूल्हा खुद रोता रहता है कि उस पर अन्न हम पका नहीं पा रहे हैं, और अन्न पका नहीं पा रहे हैं तो एक कानी कुतिया जो घर में उपस्थित रहती है वो भी जो है उस चूल्हे के पास जाके रोने लगती है कि आज तो मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा, और यह ये चूल्हा आज पूरी तरह से क्या है, निराशावादी दृष्टिकोण से भरा हुआ है और इसमें आज जो है अन्न नहीं बन रहा है। तो अकाल की मार्मिक स्थिति और भयानक स्थिति का वर्णन कविवर नागार्जुन जी करते जा रहे हैं। उसके पश्चात बोलते हैं कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। इसी स्थिति में बताते हैं कि जो
हमारे रसोई घर के कमरे होते हैं, घर के कमरे होते हैं, उस पर कई दिनों तक जो है छिपकलियाँ भी लगातार गश्त लगाती रहती हैं भोजन के तलाश में, पर उन्हें भी जो है अकाल की स्थिति में भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। तो वो भी जो है गश्त लगाकर दौड़ दौड़ कर कमरों के दीवारों पर जो है दौड़ दौड़ कर थक जाती हैं, परंतु उनको भी अकाल की स्थिति में भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। और घर में जहाँ अनाज है वहाँ क्या उपस्थित रहते हैं? चूहे उपस्थित रहते हैं। तो उन चूहों की भी हालत जो है उस अकाल की स्थिति में बड़ी दयनीय हो जाती है, भयानक हो जाती है कि उन्हें जो है उन अकाल की स्थिति में भी क्या प्राप्त नहीं हो पाता, भोजन की व्यवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। तो इन 4 पंक्तियों में जो है कविवर नागार्जुन जी ने अकाल की उस भयानक स्थिति का वर्णन किया है, जिसमें चूल्हा कई दिन तक रोने लगता है क्योंकि उस पर अन्न नहीं पकाया जा सकता, और साथ ही साथ उसमें जो है उसके बाजू में जो है कानी कुतिया रोती हुई रहती है क्योंकि उसको उस चूल्हे में रखे बर्तन से जो है भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। और साथ ही साथ छिपकलियाँ जो हैं कमरों में गश्त लगाती रहती हैं, रसोई घर के कमरों में गश्त लगाती रहती हैं खाली पेट, और चूहे भी जो हैं घर में संपूर्ण तरफ गश्त लगाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, परंतु उनको भी जो है भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। तो अकाल की भयानक स्थिति का वर्णन इन 4 पंक्तियों में कविवर नागार्जुन जी ने किया है। अब ये दयनीय स्थिति के बाद, ये तो हो गई अकाल की स्थिति, परंतु इसके बाद क्योंकि हमारी रचना का ही नाम है अकाल और उसके बाद, तो इस रचना में देखिए अकाल का वर्णन तो इन्होंने 4 पंक्तियों में कर दिया, जिसमें कानी कुतिया रो रही है, चूल्हा भी उदास है, छिपकलियाँ भी भूखी प्यासी तड़प रही हैं, साथ साथ जो है चूहे भी भूखे प्यासे जो है दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परंतु उनको भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है, अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब साथ ही साथ उसके बाद अकाल, और उसके बाद जब अकाल जाता है उसके बाद जो क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन जो है कविवर नागार्जुन जी ने अपने 4 पंक्तियों के माध्यम से किया है। तो दूसरी पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं, जिनमें अकाल के जाने के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है, मतलब अकाल और उसके बाद की स्थिति का वर्णन किया है। उसमें बताने का प्रयास नागार्जुन जी ने किया है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अकाल की जो मार्मिक स्थिति थी वो स्थिति छंट चुकी है, अकाल रूपी जो काले घने बादल थे वो बादल हट चुके हैं, छट चुके हैं। अब ये बादल के हटने से जो है संपन्नता का एक भाव जो है और एक जो खुशी की जो लहर है वो घर में आती है, और एक गृह जीवन में इसके आने से क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन यहाँ कविवर नागार्जुन जी करते हैं, जिनमें उन्होंने कहा दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। क्योंकि अकाल की स्थिति तो कई दिन थी, क्योंकि जब चूल्हा रोता था, चूहे भूखे प्यासे घूमते थे, तो कई स्थितियाँ अकाल के समय थी, और अकाल के छट जाने के बाद जो है उस अकाल की भयानक स्थिति से निकलकर कई दिनों के पश्चात जो है घर में अन्न के दाने का पदार्पण होता है, अनाज का पदार्पण होता है, घर में अनाज आता है और सबके लिए भोजन की व्यवस्था करने का प्रबंध हो जाता है। साथ ही साथ धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और इसी स्थिति में चूल्हा कई दिनों तक शांत रहता है, रोता रहता है अकाल की स्थिति में। परंतु जब अकाल छंट जाता है तो अकाल के छटने के बाद क्या होता है, चूल्हा जो कई दिनों से उदास होकर शांत बैठा रहता था, उस चूल्हे से जो है, चूल्हा हमारे ग्रामीण परिवेश की अगर बात करते हैं तो चूल्हे अधिकतर आंगन में होते हैं, तो आंगन में चूल्हे होते हैं, तो उस आंगन से कई दिनों तक धुआं नहीं निकल पा रहा था। क्यों नहीं निकल पा रहा था? क्योंकि अकाल की स्थिति थी, अनाज नहीं था। और अनाज आने के बाद क्या है, उस चूल्हे में जो है आग जलना प्रारंभ हो गया, पात्र में अनाज बनना जो है प्रारंभ हो गया, और अनाज बनते बनते ही जो है उस चूल्हे से जो है धुआं उठने लगा, और आंगन से जब धुआं उठने लगा तो यह जो है एक प्रसन्नता और एक संपन्नता का प्रतीक होता है कि घर में जो है अनाज के दाने आ गए हैं और घर में जो है खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और इस चूल्हे से जो धुआं उठने लगता है, इस धुएं को देखकर जो है घर भर में जो जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों के चेहरे की प्रसन्नता बढ़ जाती है, और उनके चेहरे से जो है प्रसन्नता का भाव दिखने लगता है, क्योंकि अकाल की स्थिति में उनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, चूल्हा भी उदास रहता है, उसमें खाना नहीं बन पाता। परंतु अनाज आने के बाद उस चूल्हे से जो है भोजन बनना प्रारंभ हो जाता है और अकाल की स्थिति छंट जाती है, और जब भोजन प्राप्त होता है व्यक्ति को, तो चाहे वह पशु हो चाहे व्यक्ति हो, प्रसन्नता का भाव जो है मन में कहीं न कहीं उत्पन्न हो जाता है। तो ये स्थिति को देखकर, भोजन बनने की स्थिति को देखकर व्यक्ति के मन में जो है प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होने लग जाता है, जितने भी व्यक्ति घर में उपस्थित रहते हैं। उसके बाद अंतिम पंक्ति में बोलते हैं नागार्जुन जी, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों बाद। और इस अंतिम पंक्ति में कवि का संदर्भ ये है कि कवि
बोलते हैं कि अकाल की स्थिति में कौवा बार बार दौड़ के आंगन में आता था, परंतु उस कौवे को जो है भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। अब जब उसको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था तो वो भूखे पेट वापस लौट जाता था। परंतु अकाल की स्थिति छंटने के बाद अकाल की जो घने बादल हैं छंटने के पश्चात घर में भोजन की व्यवस्था होती है, अन्न आ जाता है, भोजन पकने लगता है, तो जो है काले काले जो कौवे हैं वो कौवे आंगन की ओर मंडराने लगते हैं। कई बार जो है कई दिनों पश्चात जो है अपने पाँखों से वो उड़ान भरते हैं और भोजन की व्यवस्था के लिए वो घर के आंगन की ओर आ जाते हैं। तो अकाल और उसके बाद रचना में अकाल के समय जो स्थिति होती है और अकाल जाने के पश्चात जो खुशी की लहर घर में आती है, तो एक सुंदर और मार्मिक गृहस्थ जीवन का चित्रण कविवर नागार्जुन जी ने अपने काव्य रचना अकाल और उसके बाद किया है। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि कविवर नागार्जुन जी की काव्यों की विशेषताओं के तौर पर एक गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण और भयानक स्थितियों का वर्णन उन्होंने अपनी रचना अकाल और उसके बाद किया है। तो ये रचना जो है परीक्षा के माध्यम से परीक्षा के तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आगे और कविवर नागार्जुन जी की रचनाओं की व्याख्या करेंगे। आज के लिए अकाल और उसके बाद ही रचना है, इसकी व्याख्या यही समाप्त करते हैं।